बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्रेडिट लेने में लगी हुई है, जहां वहीं पर तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं ने पटाखा जलाकर के जश्न मनाया है। इस पर जेडीयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला किया। नीरज कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव अपने आप को राजनीति का छुड़ी पटाखा साबित करना चाहते हैं। जब सच तो यह है कि 1989 में आपका जन्म हुआ, आपके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवड़िया में जमीन लिखवाई गई। 1994 में नीतीश कुमार सदन में जातिगत जनगणना की आवाज बन गए, जब देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता अपने सामाजिक सोच का प्रकटीकरण कर रहा था। आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। जेडीयू नेता ने कहा कि अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता तो फिर ये कैसे पता चलता है कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा और फिर 16 धुर जमीन है। जातिगत जनगणना जब देश में होगी तो फिर कहां राजनीति में अपना काला धन का निवेश किया है, सबकी कलई खुल जाएगी। दोस्तों हर साल 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन मेहनती लोगों को समर्पित है जो अपने परिश्रम और फिर समर्पण से समाज और राष्ट्र की प्रगति में अहम रोल निभाते हैं। आपको बता दूं कि इस दिन के पीछे हेमार्केट हत्याकांड की कहानी जुड़ी हुई है। 1 मई 1886 को शिकागो शहर में श्रमिकों ने कार्य दिवस की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन किया था और इसी दौरान हेमार्केट हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। ये आंदोलन मजदूरों ने अपने कार्य की अवधि को लेकर के किया था। इनकी मांग थी कि इनका काम के घंटों को 12 से 16 घंटे से घटा करके 8 घंटे किए जाए और उनके लिए 1 दिन का कार्य दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि लगातार इतने घंटे काम करने के बाद से मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर वे इतने गरीब थे कि वे अपना इलाज भी नहीं करा सकते थे। इस आंदोलन के बाद ही 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दे दी। इंडिया में ये दिन पहली बार 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। आज के दिन मजदूरों को सम्मान देकर के उनके काम को महत्व दिया जाता है। जब मजदूर वर्ग इस दिन रैलियां, प्रदर्शन और संगोष्ठियां करते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का तकाजा जातिगत जनगणना थी। उन्होंने कहा कि ये जातीय जनगणना आज़ादी के बाद भी कराई जा सकती थी, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जहाँ वहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने के लिए विभिन्न पार्टियां द्वारा आज नहीं बल्कि बहुत पहले से मांग की जा रही है। 1 साल पहले भी बिहार में सर्वदलीय बैठक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर के मुलाकात की गई थी, जब तब कहा गया था कि इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि राज्य चाहे तो जातिगत जनगणना करा सकता है। इसके बाद बिहार में जातिगत जनगणना हुई। उन्होंने कहा है कि केंद्र कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। जातिगत जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होगी। सभी क्षेत्र में, चाहे वह खेलकूद हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, सभी मुद्दों पर उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने इस निर्णय को सराहनीय बताते हुए कहा कि ये सामाजिक न्याय का तकाजा था। वहीं पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग केवल चिल्ला रहे थे, आज प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया है, इससे हम सभी सामाजिक न्याय की ओर बढ़ेंगे। जब विपक्ष द्वारा इसका क्रेडिट लिए जाने पर उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी देश में सरकार थी, लेकिन वे क्यों नहीं करा पाए। जहाँ अब कह रहे हैं कि 30 साल से मांग थी, तो फिर क्या उनकी सरकार नहीं थी? वे लोग केवल चिल्लाते हैं, जब सभी काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। विपक्ष केवल राजनीति करता है, केवल वे काम का श्रेय लेने का झूठा प्रयास करते हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 10 दिन ट्यूशन लेकर भी बिना देखे 5 लाइन तेजस्वी यादव नहीं बोल सकते हैं। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। अब इस पर श्रेय लेने की होड़ और राजनीति जोरों पर है। मोदी सरकार के एक निर्णय पर लालू के लाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हम समाजवादियों की जीत है। वहीं पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने इसे लेकर के तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। पूछा
पूछा कि तेजस्वी यादव कब से समाजवादी नेता हो गए। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की समाजवाद की समझ पर हमला किया है और कहा है कि 10 दिन कोचिंग लेने और फिर अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद भी तेजस्वी यादव बिना देखे समाजवाद पर 5 लाइन भी नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कब से समाजवाद के नेता हो गए हैं। इस देश में समाजवाद जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फडणवीस का है। तेजस्वी यादव को तो समाजवाद की परिभाषा भी नहीं मालूम है। जब प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर भी बात की है, उन्होंने कहा है कि जनसुराज लंबे समय से कहता आ रहा है कि समाज के बारे में बेहतर जानकारी देने वाले किसी भी सर्वेक्षण यानी कि जनगणना कराने में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जनसुराज का यह भी कहना है कि सिर्फ जनगणना कराने से समाज की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने बिहार में हुई जातिगत जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार में दलित समुदाय के मात्र 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाए हैं, लेकिन जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने के 2 साल बाद भी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नया ठोस योजना लागू नहीं किया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2 साल पहले मैंने आम जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था, जहां उस समय वे सहमत नहीं हुए थे। अब कैबिनेट ने आम जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें जवाहरलाल नेहरू या फिर उस समय पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहां जनसंघ और फिर RSS जन्म से ही आरक्षण के खिलाफ है। अगर आरक्षण के खिलाफ ऐसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस इसके खिलाफ है, तो फिर क्या मैं 2 साल पहले पत्र लिखता। इसलिए वे फिर से लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वे हमेशा ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी फैसला किया है पूरा देश उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं पर जातिगत जनगणना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार चुनाव नजदीक होने के कारण ऐसा किया गया। आखिरकार देश जरूरी है और फिर लोग महत्वपूर्ण है। RSS हमेशा जाति जनगणना के खिलाफ रहा है। दोस्तों, आपदा विभाग ने कई जिलों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मेघ गर्जन और वज्रपात हवा के साथ साथ मध्यम से भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। यह 9 जिलों के लिए पूर्व चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर और बेगूसराय जिला के लिए शाम 5:22 तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज जहाँ लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। वहीं पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सहरसा और सुपौल जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन वज्रपात हवा के साथ मध्यम से बारिश होने को लेकर के ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। सहरसा एवं सुपौल जिला के लिए भी शाम 4 बजे के लिए अलर्ट है। वहीं पर लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की गई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा कहती है कि घर में घुस के मारेंगे। अगर आप यानी कि केंद्र सरकार इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं तो फिर घर में घुस करके बैठ जाना। जैसा कि पत्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना चौकी छोड़ करके या फिर खाली करके भाग गई है, तो फिर हमें वहां बैठ जाना चाहिए। जगह पर भारतीय संसद का संकल्प है कि POK हमारा है। सभी विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि दहशतगर्द का खात्मा होना चाहिए। वहीं पर जातिगत जनगणना पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी जाति किस विकसित है और कौन सी जाति पिछड़ी हुई है। देश में सकारात्मक कार्रवाई और फिर न्याय के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने OBC का आरक्षण सिर्फ 27% पर रोक दिया है। ये काफ़ी नहीं है। यह हम भाजपा से जानना चाहेंगे कि आप इसे कब शुरू करेंगे और फिर कब तक पूरा करेंगे। क्या इसकी रिपोर्ट 2029 के संसदीय चुनाव से पहले आएगी या नहीं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केरल में RSS की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी उन्होंने जाति जनगणना कराने की बात कही थी। जहां हम जानना चाहते हैं कि सरकार जातिगत जनगणना कब शुरू करेगी और कब पूरी होगी और इसका डेटा देश के सामने कब पेश किया जाएगा। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। हमने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। 3 मई को बहादुरगंज में और 4 तारीख को दूसरे जगह मेरी जनसभा है। हम अच्छा लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार पिछली बार से ज़्यादा सफल होंगे और सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने हमारे पूर्व विधायकों को चुराया है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। सभी गठबंधनों की तरफ से अपने अपने कुनबे को साधने की कोशिश हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना की घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल है। जलोचपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों पर बात की। हालांकि उनसे सीटों को लेकर के बात की है कि पार्टी को कितनी सीटें विधानसभा में मिलेगी या फिर उनकी पार्टी का कितनी सीटों पर दावा बनता है। इसके जवाब में उन्होंने ना हाँ कहा ना वाला जवाब दिया। जय चिराग पासवान से जब ये पूछा गया है कि क्या आपकी पार्टी का ये दावा 35 से 40 सीटों पर होगा, उसके जवाब में उन्होंने बड़े ही सधे हुए जवाब में कुछ भी क्लियर नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पीएम मोदी को उनका बिना शर्त समर्थन है और उन्होंने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा फॉर्मूले के आधार पर ही होता है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपना सिक्का चल दिया है। वहीं पर ये चाल चलने के बाद तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव बेचैन नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद अब इस पर वाद विवाद जारी है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और फिर आरजेडी इसे अपनी जीत बता रही है, तो फिर वहीं पर बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान बता रही है। वहीं पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। प्रधानमंत्री दलितों, वंचितों, पिछड़ों के मसीहा है। इसके इस फैसले से विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की मूल भावनाओं पर काम कर रहा है। वहीं पर विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के फैसले से कांग्रेस, सपा, राजद के नेताओं की नींद ही उड़ गई है। राहुल जी, अखिलेश जी और तेजस्वी यादव जी को कल रात को नींद भी नहीं आई होगी। देश में वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है। दोस्तों, पटना के मोकामा इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 100 बच्चे बीमार हो गए थे, क्योंकि मिड डे मील में सांप मरा हुआ मिला था। अब इसको लेकर के राष्ट्रीय मानव अधिकार ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने बिहार सरकार और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई पटना जिले के मोकामा इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने की खबरों के बाद की गई है। इस मामले को लेकर के आयोग ने कहा है कि खबरों के मुताबिक खाने में से एक मरे हुए सांप को हटाकर के रसोइयों ने बच्चों को भोजन परोस दिया। मानव अधिकार आयोग ने इस घटना पर खुद से संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे बच्चों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है। आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और फिर पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेज करके 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट की मांग की है। इस रिपोर्ट में बीमार बच्चों की तबीयत की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। दरअसल स्कूल में मिड डे मील के दौरान करीब 500 बच्चों में से लगभग 400 बच्चों ने भोजन किया था। जब बच्चों ने बताया है कि सब्जी में कुछ अजीब लगा और गौर करने पर उन्होंने देखा कि उसमें एक सांप गिरा हुआ था। जब बच्चों ने ये बात स्कूल के शिक्षकों और फिर रसोइयों को बताई, लेकिन उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं पर रसोइये ने सांप को निकाल करके बोरे में डाल करके फेंक दिया, लेकिन फिर भी वही खाना बच्चों को परोस दिया, बच्चों को दे दिया। इस पर कुछ बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया, जबकि अधिकांश बच्चों ने मजबूरी में खाना खा लिया। वहीं पर दोपहर का खाना खाने के कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। जब घर पहुंचने पर कई बच्चों को उल्टियां हुई, चक्कर आने लगे और फिर पेट में मरोड़ की शिकायतें हुई। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया है कि खाने में सांप था। परिजनों ने जब ये सुना तो फिर वे गुस्से में आकर के स्कूल के सामने सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और हंगामा करने लगा। दोस्तों, देश में इस साल सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है और अगले साल बंगाल में। 2 साल बाद यूपी का चुनाव है, जब पीएम मोदी के जातिगत जनगणना कराने के फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार और यूपी में होने वाला है। यह जाति जनगणना की मांग सबसे पहले बिहार से ही आई थी। हाल के दिनों में राहुल गांधी के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा रहा। यूपी और बिहार में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भरोसे है। यह दशकों से इन दोनों राज्यों में कमंडल बनाम मंडल का चुनावी संघर्ष चलता रहा। वहीं पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर के सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष में इसका क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। यह भी सच है कि इस मामले में कोई भी दूध का धुला नहीं है। जब कांग्रेस से लेकर के बीजेपी तक सब इसे टालते ही रहे हैं। यह विपक्ष में रहने पर यह मुद्दा बना, सरकार में आते ही भुला देने की परंपरा रही। पर शुरुआती टाल मटोल के बाद मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी को जाति में बांटने का, पाप करने का आरोप लगाते रहे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी इसकी
की जरूरत नहीं थी। वहीं पर बीते लोकसभा चुनाव के बाद से ही खतरे की घंटी बज गई थी। यूपी में विपक्ष का जातिगत जनगणना से लेकर के संविधान बचाने का मुद्दा चल गया, नुकसान बीजेपी का रहा। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए भी नतीजा खराब रहे। मोदी सरकार के ताज़ा फैसले से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा एजेंडा छिन गया है, वरना यह मुद्दा हर मंच से उठता रहता। इसी बहाने बीजेपी को ओबीसी और फिर दलित विरोधी पार्टी बताने का नैरेटिव चलता रहता। अब इस पर विराम लग सकता है। वहीं पर आपको बता दूं कि जाति भारतीय समाज का एक सच है। देर से ही सही, मोदी सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लंबे समय से इसकी मांग रही है। वहीं पर हिंदू समाज जातियों में बटा समाज है। या कोई भी नीति सही तरीके से तब तक नहीं बनेगी जब तक जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ठोस रिसर्च नहीं हो। इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर जातिगत जनगणना के वक्त ये भी ध्यान रखना होगा कि गिनती समूह के आधार पर नहीं हो, बल्कि जाति के आधार पर हो। जब तभी ये भी पता चलेगा कि जातिगत आधार पर लागू की गई नीतियों का लाभ किस जाति को अधिक और फिर किसे कम मिला है, या इससे भविष्य में सुधार के विकल्प खुले रहेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक योजना चला रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए दे रही है रोजगार करने के लिए। लेकिन ये जो पैसे दे रही है ये कर्ज के तौर पर पैसे दे रही है, यानी कि पैसे देने के बाद आपको कारोबार शुरू करना होगा और उसके बाद फिर सरकार को पैसे वापस लौटाना होगा। लेकिन यहाँ पर कई सौ कारोबारियों ने अब तक पैसा लौटाया नहीं है, कर्ज का पैसा। जिसके बाद क्या था, 300 कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। जहाँ बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए उद्योग विभाग से कर्ज लेने वाले उद्यमियों से सूद समेत ऋण वापसी के लिए विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 300 से अधिक उद्यमियों के खिलाफ विभाग ने ऋण वापसी के लिए नोटिस भेजा है। वहीं पर 400 उद्यमियों ने ऋण लेने के बाद एक किस्त की राशि भी विभाग में जमा नहीं करवाई है। ऋण वापस नहीं कराने वाले 50 से अधिक उद्यमियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार में एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से पहले दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जहाँ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 मई को सीमांचल किशनगंज बहादुरगंज आ रहे हैं। लेकिन उनके दौरे से पहले बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पर मिल रही जानकारी के अनुसार कार्यकर्ता बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट देने से नाराज थे। तौसीफ आलम बीते दिनों कांग्रेस छोड़कर के एआईएमआईएम में शामिल हुए थे। बीते बुधवार को नाराज नेताओं ने बैठक करके सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की। एआईएमआईएम युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मासूम रजा के साथ साथ बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम सहित अन्य नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर के पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और फिर पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। दोस्तों, सरकारी नौकरी की खोज में लगे युवाओं के लिए एक नया अवसर सामने आया है। वहीं पर बीटीएससी ने बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अवसर का लाभ उठा करके आप आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि भर्ती का नाम है बिहार बीटीएससी वैकेंसी 2025। कुल पद है 11,389। वहीं पर पद का नाम स्टाफ नर्स और फिर अन्य विभिन्न पद और भी है। वहीं पर न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल होने चाहिए आवेदन करने के लिए। योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो 10वीं 12वीं स्नातक की या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से आप पास होना चाहिए। दोस्तों, कल मजदूर दिवस था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार के मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के विकास में सभी मजदूरों की अहम भूमिका है, इसलिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सबल सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों का सम्मान और फिर उनके योगदान को याद करना है। वहीं पर बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार भाजपा की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं पर एनडीए ने जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन के सफल होने के बाद अब विधानसभावार सम्मेलन करने का फैसला लिया है। जब 15 जून 2025 के बाद एनडीए का विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू किया जाएगा। इस सम्मेलन का मकसद एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और फिर बेहतर समन्वय बनाना है। यह फैसला भाजपा महासचिव बीएल संतोष के साथ की गई पार्टी की बैठक में लिया गया है। बीएल संतोष 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हुए हैं।
दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि BPSSC ने बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र पदाधिकारी के 24 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो गई है और फिर आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून 2025 निर्धारित की गई है, यानी कि 1 महीना आपको समय मिलेगा। इस भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये माह तक वेतन मिलेगा। बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 1 जनवरी 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। ये डिग्री पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी या फिर जंतु विज्ञान जैसे किसी एक विषय में हो सकता है। दोस्तों, बिहार में 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ होगा। जी हाँ, 4 मई 2025 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा। खास बात यह है कि पहली बार बिहार को इसकी मेज़बानी मिली है, जिसको लेकर के तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना समेत गया, राजगीर, भागलपुर और फिर बेगूसराय में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 15 मई तक आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे देश से 8,500 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पूरे देश से 1500 टेक्निकल स्टाफ भी इसमें शामिल होंगे। वहीं पर राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट स्टेडियम में 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां अंतिम दौर में है। यह कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के DG सह CEO रविंद्र शंकरन ने बताया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी के लिए बिहार यूथ पूरी तरीके से तैयार है और इसमें बिहार सरकार के सभी विभागों से पूरा सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की घोषणा की है। आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिक्षा, रोजगार और फिर पलायन जैसे मुख्य क्षेत्रों में सुधार न होने के कारण बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार में एक बात तो तय है कि लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वे RJD, BJP, JDU के समर्थक हो या फिर किसी भी जाति या फिर धर्म के हो। वे बदलाव चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में सभी पार्टियों के नेताओं को देखा है। शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई भी प्रगति नहीं हुई है। वे दूसरे राज्यों में विकास देखते हैं और फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि बदलाव अपरिहार्य है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर बहस भी हो सकती है कि बदलाव का लीडर कौन करेगा। ये जनसुराज हो सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि लोग बदलाव चाहते हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश की नज़र केंद्र सरकार की ओर है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है। इस बीच केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना के फैसले से विपक्ष टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। इन पर JDU की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए JDU नेता राजीव रंजन ने कहा है कि टाइमिंग पर विपक्ष को सवाल नहीं उठाना चाहिए। राजीव रंजन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को बिहार चुनाव से भी जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जब बिहार में नीतीश कुमार खुद से जातीय सर्वे करा चुके हैं। वहीं पर दूसरी ओर JDU नेता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार खुद से जातीय सर्वे कराया, जिसके कारण देश भर में जातिगत जनगणना की जमीन तैयार हुई। जब बिहार के फैसले को देश के स्तर पर अपनाया गया, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार हमेशा सक्रिय हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, क्योंकि सैलरी को नीतीश सरकार ने जारी कर दी है। जी हाँ, 25 अरब रुपए जारी किए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक उन्हें वेतन मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन के लिए 25 अरब रुपए मंजूर किए। ये धनराशि सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत दी जा रही है। इस राशि से शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन मिलेगा। इसके अलावा प्रथम योग्यता परीक्षा पास करने वाले विशेष शिक्षकों के वेतन से संबंधित मुद्दे का भी जल्द समाधान किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों का डेटा HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वहीं पर शिक्षा विभाग ने वेतन के लिए 25 अरब रुपए मंजूर किए। इसमें से 825 करोड़ रुपए जिलों को तत्काल जारी किए गए हैं। जब शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार इस धनराशि का उपयोग विभिन्न शिक्षकों को वेतन भुगतान में किया जाएगा। ये वेतन पंचायती राज संस्थानों और फिर नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को दिया जाएगा। इसके अलावा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान शिक्षकों और फिर उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के प्रधान अध्यापकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी जेडीयू से लेकर के कांग्रेस आरजेडी को टेंशन में डाल दिया है बिहार में, खास करके क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो भी 1-2 सीटों पर नहीं बल्कि भारी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। आपको बता दूं कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम सियासी दलों ने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और फिर अन्य दलों ने जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इन सब के बीच एक बड़ी पार्टी की बिहार में एंट्री हो गई है। एंट्री तो पहले से ही हुई है, लेकिन अब अनाउंस हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यह साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान से बिहार में मौजूदा एनडीए और फिर महागठबंधन को फर्क तो पड़ेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम दोनों ही मुख्य गठबंधनों में टेंशन जरूर पैदा करेगी। आपको बता दें कि गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी का स्पेशल फोकस सीमांचल क्षेत्र पर होगा। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उनकी पार्टी ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी है। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव अभियान के तहत 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को अन्य स्थान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। हमने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। 3 मई को बहादुरगंज में मेरी एक जनसभा है और फिर 4 मई को एक अन्य स्थान पर हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारे उम्मीदवार पिछली बार से अधिक सफल होंगे और सीमांचल के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से 5 सीटें जीती थी। हालांकि 2022 में इसके 4 विधायक आरजेडी में चले गए। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास बिहार में सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 एमएलए हैं। वे अब एआईएमआईएम का लक्ष्य आगामी विधानसभा में अपना आधार फिर से बनाना और फिर खोई हुई जमीन वापस पाना है। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बिहार की सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी मोर्चे पर उतर चुकी है और तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। नेताओं का प्रदेश में यानी कि बिहार में आना जाना भी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में एनडीए ने भी अपनी रणनीति को मजबूती देने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। अब एनडीए 15 अगस्त से बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर विशेष अभियान चलाएगा। ये पहल गठबंधन के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं पर भाजपा के राष्ट्रीय गठबंधन प्रभारी बीएल संतोष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और फिर संघ से जुड़े हुए अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी को सक्रिय करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जहां सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त के बाद सभी 243 सीटों पर एनडीए का साझा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की जाएगी जो समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में कार्य करेगी। वहीं पर बीएल संतोष ने इस अवसर पर जिला स्तर पर हुए एनडीए अभियानों की सराहना की है और कहा कि सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बूथ स्तर पर मजबूत तालमेल होना जरूरी है। वहीं पर संगठन को सक्रिय और फिर धारदार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों देश में जातिगत जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले का राहुल गांधी ने वैसे ही स्वागत किया और फिर सपोर्ट किया है जैसे पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का। और इसके साथ ही साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के बीच भी कास्ट सेंसन का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। अव्वल तो बीजेपी खुद श्रेय लेने के चक्कर में राहुल गांधी को ही जातिगत जनगणना का विरोधी साबित करने पर आमदा है। लेकिन राहुल गांधी का भी दावा है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की मुहिम के दबाव में ही देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। ये बात तो तय है कि राहुल गांधी 2023 के विधानसभा चुनाव से ही सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराए जाने की जोरदार मुहिम चला रहे हैं। तब के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी और फिर समाजवादी पार्टी जैसे दलों के जरिए संसद के स्पेशल सेशन में पेश महिला आरक्षण बिल के दौरान ये डिमांड सामने आई थी और फिर कांग्रेस कार्यकारिणी में जातिगत जनगणना को लेकर के प्रस्ताव भी पारित हुआ था। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और फिर सर्वे के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हुए हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। दोस्तों जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अपनी उद्घोष यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार की जातिगत जनगणना प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है और इस बात को उन्होंने 3 साल पहले भी दोहराया था। लेकिन उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये जनगणना अधूरी और अपारदर्शी है जिससे समाज के
असली तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। हमने पहले भी कहा था कि जातिगत जनगणना जरूरी है, इससे समाज को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये जनगणना कराई है वह सही नहीं है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी सेवा में जाने से पहले मेडिकल जांच होती है, उसी तरह बिहार के मुखिया का भी स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। 13 करोड़ जनता की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिनका स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं है, जहां उनका भी मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। प्रशांत किशोर के इस बयान से बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना और फिर नेतृत्व क्षमता को लेकर के नई बहस छिड़ सकती है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी पार्टी ने वैश्य समाज को हमेशा मान सम्मान दिया है। राजद के राज्य कार्यालय में दानवीर भामा शाह की जयंती मनाई गई, जहां पर तेजस्वी यादव सहित उपस्थित सभी नेताओं ने उनकी तेल चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने की है, जबकि संचालन राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता ने किया है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भामा शाह दानवीर रहे हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता है। उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई में महाराणा प्रताप को हमेशा सहयोग किया है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि भामा शाह के विचारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और सभी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया रख करके उनके विचारों को मजबूती प्रदान करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वैश्य समाज को राजद ने हमेशा मान सम्मान दिया है और फिर आप लोगों से जो विश्वास का रिश्ता बना है उसको और मजबूत करना है, जहां आप सभी स्वाभिमान की लड़ाई में भामा शाह के विचार को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर और मैट्रिक विशेष और फिर इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 मई से शुरू होगी। इंटर विशेष परीक्षा में 6,628 परीक्षार्थी तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा में 45,762 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार इंटर विशेष और फिर कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 52,390 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा। जहाँ इंटर विशेष और फिर कंपार्टमेंटल परीक्षा राज्य के 110 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इंटर परीक्षा के पहले ही 2 मई को प्रथम पाली में 9:30 से 12:45 तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित किया जाएगा। द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से 5:15 तक विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के लिए जीव विज्ञान विषय, कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए इतिहास विषय तथा वोकेशनल के परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी।